स्वागत है आपका गुरुकुल जॉब न्यूज़ में। देखिए, हम वन दरोगा का एमसीक्यू पार्ट कर रहे हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो आ चुकी है, जिसमें हमने 1 से लेके 50 क्वेश्चन तक करा दिया है। और ये जो पीडीएफ है वो दिग्विजय सर जीएस की पीडीएफ है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इसमें संकलित किए गए हैं, तो उसी क्वेश्चन को हम आपको करवा रहे हैं। देखिए, हमारा जो इसमें फॉर्मेट है, हम बहुत जल्दी क्वेश्चन को करवाते हैं जिससे कि आपका टाइम बचे और एक्सप्लेनेशन आप खुद पढ़ सकते हैं। एक्सप्लेनेशन के लिए आप वीडियो को पॉज करके वहाँ पे देख सकते हैं। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। पहला क्वेश्चन आज का है कि भारतीय उपमहाद्वीप का कौन सा क्षेत्र गर्मियों में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। आपको पता है कि निम्न दाब का क्षेत्र कब बनता है? जब गर्म हवाएं ऊपर उठती है। तो इसमें जो निम्न दाब का आपका क्षेत्र बनता है वो बनता है आपका उत्तर पश्चिमी, ये भारत होगा। उत्तर पश्चिमी भारत का आपका जो क्षेत्र है वो निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, आप इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? देखिए, मुख्य ग्रीन हाउस गैसेस तो बहुत सारी है, लेकिन इसमें पूछा है मुख्य। तो आपको पता है CO2 जो है आपकी मुख्य ग्रीन हाउस गैसेस है। ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है ग्रीन हाउस को जलवायु परिवर्तन के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय वन नीति संबंधित है किससे? राष्ट्रीय वन नीति संबंधित है जैव विविधता का संरक्षण, जी बिल्कुल इससे संबंधित है। और बी ऑप्शन है अनुवांशिक संसाधनों का संरक्षण, ये भी सही है। यानी कि उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय वन नीति 1988 के संदर्भ में सही है? ये राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों की वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए काम करता है, ये तो सही है। इसमें संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम के साथ स्थानीय समुदाय की भागीदारी भी शामिल की जाती है, ये भी सही है। यानी कि इसमें उपयुक्त दोनों इसके सही हो जाएंगे आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति किस वर्ष अधिनियमित की गई थी? आपको पता है कि स्वतंत्र भारत में दो वन नीतियां आ चुकी है, एक 1952 में और एक 1988 में। तो आपका पहला पूछा है बेसिकली, तो ये 1952 आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 2017 से 2031 के लिए किस राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना का भारत द्वारा अनावरण किया गया है, जिसमें वन्यजीव संरक्षण के लिए भविष्य के रोड मैप की व्याख्या की गई है? बेसिकली ये पूछना चाह रहा है कि 2017 से 2031 तक कौन से नंबर की आपकी जो राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना है वो चल रही है। तो याद रखिएगा, 2017 से 2031 तक की तीसरी राष्ट्रीय कार्य योजना चल रही है आपकी। पहली वाला यहाँ पे पूछा है, देखिए इस वाले क्वेश्चन में, पहली राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना को कब अपनाया गया था? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको अपनाया गया था 1983 में। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना के कौन से घटक है बेसिकली? तो यहाँ पे आप इसको पढ़ेंगे तो पाएंगे यहाँ पे जितने भी ऑप्शन इसमें लिखे हुए हैं सारे इसके घटक हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको डिटेल में देख लीजिएगा। इसमें सारे के सारे जो है इसके घटक है राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना के। कैंपबेल नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो देखिए, कैंपबेल नेशनल पार्क जो आपका है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, आपको पता होगा। और अंडमान निकोबार में सबसे ज़्यादा आपके नेशनल पार्क भी हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित नहीं है? देखिए, काजीरंगा आपको पता है एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, ये तो है वहाँ पे। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान ये भी है असम के अंदर। डिब्रू राष्ट्रीय उद्यान ये भी है। गिंडी राष्ट्रीय उद्यान ये देखिए असम के अंदर नहीं है, ये आपका तमिलनाडु के अंदर है। तो इसमें पूछा कौन सा नहीं है, तो आपका ये वाला सही हो जाएगा, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान। याद रखिएगा ये कहाँ पे है, तमिलनाडु के अंदर है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? देखिए, पेंच जो है राष्ट्रीय उद्यान बेसिकली दो राज्यों में पड़ता है, लेकिन मोस्टली जो इसका पार्ट आता है वो एमपी के अंदर आता है, मध्य प्रदेश। उसके बाद थोड़ा सा पार्ट इसका महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। तो इसमें आपका आंसर जो होगा मध्य प्रदेश। अगर किसी ऑप्शन में आपको मिल जाए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों, तो आप उसको मान लीजिएगा, क्योंकि पेंच दोनों में आता है, बॉर्डर एरिया में पड़ता है बेसिकली ये। आरक्षित वन क्या है ये बता पूछा गया है। देखिए, दो तरह के वन होते हैं, आपको पता है कि एक आरक्षित वन होते हैं, एक संरक्षित वन होते हैं, जो कि मुख्य होते हैं। आरक्षित वन वो होते हैं जहाँ पे पूरी तरह से क्या होती है, पूरी गतिविधियाँ जो होती है बिल्कुल प्रतिबंधित होती है, आप वहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो पढ़ लेते हैं एक ऑप्शन। ये एक जंगल जो वन्यजीव संरक्षण के लिए अलग रखा गया है, ठीक है, ये ठीक है।
आपका एक जंगल जहाँ वाणिज्य कटाई की अनुमति है, नहीं वाणिज्य कटाई यहाँ नहीं कर सकते आप। एक जंगल जहाँ केवल कुछ गतिविधियाँ जैसे कैंपिंग और लंबी पैदल यात्रा की अनुमति, बिल्कुल भी मानवीय गतिविधियाँ की बिल्कुल भी अनुमति नहीं होती है आरक्षित वन में, जैसे कि आपके नेशनल पार्क वगैरह हो गए। यह जंगल जिसका प्रबंधन मुख्य रूप से इमारती लकड़ी के उत्पादन के लिए किया जाता है, इसमें आप कुछ भी काट नहीं सकते हैं और कुछ भी इसका यूज़ नहीं कर सकते हो। तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है, 62 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आरक्षित वन की स्थापना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, मैंने आपको उद्देश्य बता दिया है कि यहाँ पे पूरी तरह से सब कुछ प्रतिबंधित होता है। तो वाणिज्य लॉगिंग और अन्य निष्कर्ष उद्योगों को बढ़ावा देना ये तो नहीं होगा। जनता के लिए मनोरंजन के अवसर प्रदान करना ये भी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी परमिशन वगैरह नहीं होती है। अगला देख लेते हैं ऑप्शन, जैव विविधता के संरक्षण और वन द्वारा प्रदान की जाने वाली पारिस्थितिक तंत्र सेवा की रक्षा करना, या ये बिल्कुल सही है आपका। शहरी विकास और बंदोबस्त को बढ़ावा देना ये भी गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। जैसे भी आप वहाँ पे करेंगे तो ऑप्शन एलिमिनेट करके ऐसे क्वेश्चन को किया करिए, जिससे आपका बहुत आसानी रहेगी ऐसे क्वेश्चन को करने में, गलतियाँ कम होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संरक्षित वन से क्वेश्चन है ये। संरक्षित वन किसके लिए उपयोग किए जाते हैं। देखिए संरक्षित वन और रक्षित वन में एक ही डिफरेंस होता है बेसिकली, होते तो कई सारे, लेकिन मैं मोस्टली एक बताता हूँ कि संरक्षित वन जिसे होते हैं बेसिकली यहाँ पे कुछ गतिविधियाँ एक्सेसिबल होती है परमिशन लेके। तो बड़े पैमाने पर वाणिज्य लॉगिंग और निकालने वाले उद्योग, ये बेसिकली ये नहीं किया जाता है यहाँ पे संरक्षित वन में। यहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें प्रतिबंधित होती है। बुनियादी ढांचे और शहरी बस्तियों का विकास नहीं, यहाँ पे आप शहरी बस्तियों का विकास बिल्कुल नहीं कर सकते हो। सतत संसाधन प्रबंधन और जैव विविधता का संरक्षण ये आप करते हैं यहाँ पे, ये ठीक है। औद्योगिक पैमाने पर कृषि और पशुपालन, औद्योगिक पैमाने पर नहीं कर सकते, आप नॉर्मल पैमाने पे जो वहाँ की जनजातियाँ हैं वो कर सकती हैं, छोटी मोटी कृषि, अस्थायी कृषि, वो वहाँ पे चल जाएगा, लेकिन औद्योगिक पैमाने पर नहीं कर सकते, इसलिए ये भी गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव गतिविधियों के संबंध में संरक्षित वनों का मुख्य उद्देश्य क्या है। अभी मैंने बता दिया कि यहाँ पे लॉगिंग और खनन जैसे बड़े पैमाने पर, वैसे कोई भी बड़ा पैमाने पर काम यहाँ नहीं होता है, गलत है बिल्कुल। मानव गतिविधियों को प्रतिबंधित करने और संरक्षण प्रयासों को प्राथमिकता देने के लिए ये होता है, तो ठीक है ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज़ आप वहाँ पे संरक्षण नहीं दे सकते किसी को भी। संरक्षण, तीसरा ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन, संरक्षण प्रयास के साथ मानवीय गतिविधियों को संतुलित करना। हाँ संतुलित वहाँ पे आप कर सकते हैं, जो वहाँ के जो मूल निवासी आप उनको संरक्षण प्रयास कर सकते हैं, मानवीय गतिविधियों को थोड़ा बहुत प्रिंसिपल एक्सेस दे सकते हैं, ये ठीक है आपका। डी वाला ऑप्शन है कि शहरी विकास और बुनियादी ढांचे का निर्माण को बढ़ावा देना, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये वाला भी गलत है, यानी कि इसका क्या सही आंसर हो जाएगा सी, 65 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि इको सेंसिटिव जोन में निम्नलिखित में से किस गतिविधि की अनुमति नहीं हो है। तो इको सेंसिटिव जोन आपको बता दें, जैसे कोई भी आपका नेशनल पार्क है या कोई भी रिजर्व है, जैसे कोई संरक्षित वन है या आरक्षित वन है, इसके 10 किलोमीटर के चारों तरफ क्या होता है आपका इको सेंसिटिव जोन होता है। ये किस लिए बनाया जाता है, क्योंकि ये बफर की तरह काम करता है, एक शॉक शॉक ऑब्जर्वर की तरह काम करता है। तो इसमें क्या क्या अनुमति नहीं होती है, देखिए स्थायी कृषि आप कर सकते हैं, जो वहाँ की जनजातियाँ वगैरह है वो कर सकती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बी ऑप्शन क्या है, पारिस्थितिक पर्यटन गतिविधियां, ये भी होती है। भारी उद्योगों की स्थापना बिल्कुल नहीं हो सकती है, कोई भी उद्योग यहाँ चाहे भारी उद्योग हो चाहे छोटे उद्योग हो, कोई भी उद्योग की स्थापना नहीं हो सकती, यही पूछा कि इसकी अनुमति नहीं होती है, भारी उद्योगों की अनुमति इसमें नहीं होती है। और बाकी प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन आप इसमें कर सकते हैं, यानी कि 66 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, निम्न में से कौन सा भारत में इको सेंसिटिव जोन का उदाहरण है। तो इको सेंसिटिव जोन का उदाहरण बेसिकली जो है, जो आपका ये है पश्चिमी घाट होता है, जो पूर्वी घाट ये हो गया आपका, और ये पश्चिमी घाट को जो ये वाला तट है, इसको इको सेंसिटिव जोन का उदाहरण ये है। तो पश्चिमी घाट आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ए ऑप्शन। बांदीपुर हाथी अभयारण्य की स्थापना कब की गई थी। तो आपको पहले ये बताइए कि जो हाथी अभयारण्य, जो प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया गया था वो कब चलाया गया था। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट आपको पता होना चाहिए था कि 1992 में चलाया गया था, और प्रोजेक्ट टाइगर आपका कब चलाया गया है, 1973 में चलाया गया है। ये दोनों चीज़ आपको याद रखिए, ये प्रोजेक्ट टाइगर है और ये क्या है पहला वाला 1992 में एलिफेंट, प्रोजेक्ट एलिफेंट इसको चलाया गया है। इसमें पूछ रहा है कि बांदीपुर हाथी अभयारण्य की स्थापना कब की गई थी। तो बांदीपुर हाथी अभयारण्य की स्थापना 1974 में की गई थी, ये इसको याद रखने वाली पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है। इनमें से कौन सा प्रसिद्ध हाथी रिजर्व केरल में स्थित है। देखिए इसमें से
प्रसिद्ध हाथी रिजर्व केरल में कौन सा स्थित है? देखिए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट तो आपका उत्तराखंड में हो गया, ठीक है। बांद उसके बाद पेरियार आपका कहाँ हो गया? केरल में हो गया। और गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो गया? गुजरात में हो गया। और बांदीपुर कहाँ हो गया आपका? कर्नाटका में हो गया। यानी कि इसमें पूछा केरल में कौन सा है, तो आपका पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। 69 का ए आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बाघ रिजर्व नहीं है? यहाँ पूछा है नहीं है बाघ रिजर्व बेसिकली। देखिए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये क्या है? ये तो ठीक है, ये बाघ रिजर्व है। सरिस्का टाइगर रिजर्व, ये भी बाघ रिजर्व है आपका। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है, ये भी है आपका। और हिमालयी वन्यजीव अभ्यारण्य, ये देखिए वन्यजीव अभ्यारण्य, लेकिन ये सिर्फ बाघों के लिए सिर्फ संरक्षित नहीं है, तो ये आपका नहीं है सिर्फ बाघ रिजर्व, इसमें और भी सारी चीज़ें होती हैं। ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आप ये बता दीजिए कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? राजस्थान के अंदर है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये भी राजस्थान के अंदर है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश के अंदर है। ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। पारिस्थितिक तंत्र में इकोसिस्टम होता है, अपघटकों की क्या भूमिका होती है इसमें? तो जो अपघटक होते हैं मतलब डिकम्पोजर जिसको बोलते हैं, उनकी जो भूमिका होती है वो होती है मृत कार्बनिक पदार्थों को तोड़ना और पोषक तत्वों को रिसाइकिल करने के लिए ये किया जाता है। तो 71 का जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं। जैसे कि इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? बैक्टीरिया हो गया, कवक हो गया, मृत पौधे और जानवरों की सामग्री को तोड़कर मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्वों को मिलाना इनका काम होता है, रिसाइकल में काम करना होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र के दो मुख्य घटक कौन से हैं? आपको पता है कि एक होता है जैविक, एक होता है अजैविक, बायोटिक एंड अबायोटिक होता है। तो 72 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक नहीं है जो पारिस्थितिक संतुलन में योगदान देता है? देखिए इसमें हम लोग करवाने वाले हैं बिल्कुल 51 से 100 क्वेश्चन तक करवाने वाले हैं। फिर इसमें टोटल 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसी तरह आपके सीरीज आते रहेंगे। तो आपको कैसा लग रहा है सीरीज, आप जरूर बताइएगा। चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक नहीं है जो पारिस्थितिक संतुलन में योगदान देता है? तो देखिए कौन सा कारक नहीं है? जैव विविधता तो कारक है ये, ठीक है। जलवायु परिवर्तन भी एक कारक है। मानवीय गतिविधियों की वजह से क्या होता है कि पारिस्थितिक संतुलन में डिस्टरबेंस होता है। प्राकृतिक चयन ये कारक नहीं है बेसिकली। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। 74 में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है? तो कौन सा महत्वपूर्ण है इसमें देख लेते हैं। वनों की कटाई, नहीं ये तो महत्वपूर्ण नहीं है, ये तो नहीं होना चाहिए। प्रदूषण, ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। कीटनाशक का अत्यधिक उपयोग, ये भी नहीं होना चाहिए। यानी कि 74 का कौन सा ऑप्शन बचा? सी, वन जीव का संरक्षण करके आप इकोसिस्टम को बैलेंस कर सकते हो, ये इसमें पूछा गया है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा 74 का सी। निम्नलिखित में से कौन सा इकोटोन का उदाहरण नहीं है? इकोटोन आपको हमने बताया रखा था कि एक इकोसिस्टम ये है पारिस्थितिक तंत्र, दूसरा इकोसिस्टम ये है। इनके बीच का जो संक्रमण क्षेत्र होता है इसको इकोटोन बोलते हैं। तो वन घास के मैदान की सीमा, ये तो उदाहरण है इसका। वन घास और मैदान की सीमा। मैग्रोव दलदल नामक नमक मार्श सीमा, ये भी है। आर्कटिक टुंड्रा टैगा सीमा, ये भी है। आवासीय क्षेत्र व्यावसायिक क्षेत्र की सीमा, ये नहीं, ये फिजिकली रूप से है बेसिकली। ये आप इकोटोन इसको नहीं कर सकते। तो आपका 75 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 73 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक इकोटोन क्या है? तो मैंने बता रखा है कि आपको दो अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र जो इकोसिस्टम होता है उनके बीच का संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोटोन कहलाता है। इस पर ज़्यादा डिस्कस करने की कोई बात नहीं है। भारतीय वन अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया है? तो भारतीय वन अधिनियम आपका 1927 में अधिनियमित किया गया। इसमें अध्यायों की संख्या आपसे पूछ रहा हूं मैं कि आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा अध्याय कितने हैं और इसमें कितनी धाराएं इसमें बताई गई है और इसमें कौन सी तारीख को लागू की गई है। तो मैं तारीख तो आपको बता देता हूँ कि ये 21 सितंबर 1927 को लागू किया गया था, 21 सितंबर 1927 में। और आपको क्या क्या बताना है, कितने अध्याय हैं इसके अंदर और कितनी धाराएं हैं। 78 क्वेश्चन देख लेते हैं कि वन संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर क्या दंड मिलता है। तो देखिए मौद्रिक जुर्माना, आपको पैसा देना होता है, आपको कारावास की भी चीजें, कारावास भी हो सकता है। तो इसमें दोनों आपको होगा आंसर। यानी कि 78 का सी उत्तर बिल्कुल सही है। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था?
देखिए भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आपको पता है कि कब 1972 में लागू किया गया है। ये तो बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको एकदम रटा जाना चाहिए। तीन अधिनियम आप हमेशा याद रखिए, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, उसके बाद वाइल्ड लाइफ वाला वन वन तो ये आपका वन जीव संरक्षण हो गया। एक हो गया आपका वन संरक्षण अधिनियम। वन संरक्षण अधिनियम अगर आपको पूछा जाए तो कितने में आया था, तो ये आपका आया था 1980 में। और एक आपसे पूछा जाता है पर्यावरण वाला, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था, 1986 में आया था। तो ये तीन चीज़ें आपको याद होनी चाहिए बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसमें हमने आपको बता रखा है कि जितने भी वन्यजीव हैं उनको संरक्षित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो देखते हैं कौन सा इसमें ऑप्शन मैच होता है। वन्यजीव को व्यावसायिक दोहन को बढ़ावा देना, ये तो नहीं है बिल्कुल। वनों और वन जीवों के संरक्षण के लिए, हाँ वन और वन जीव को संरक्षण इसमें किया जाता है, ये सही है। वन जीव के शिकार को बढ़ावा देना, ये तो नहीं है क्योंकि इसी के से बचाना है। बाकी शहरीकरण का बढ़ावा देना, ये भी ऑप्शन गलत है, यानी कि 80 का बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देश में प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में सबसे अधिक है, मतलब कहने पूछने का मतलब है कि जो CO2 है, जो आपका ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट में काम करता है, इसमें सबसे ज़्यादा कौन उत्सर्जन करता है इसका। तो इसमें आप थोड़ा ताज्जुब की बात होगी, आप चाइना इसमें मारेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उत्सर्जन करता है वो ऑस्ट्रेलिया करता है इसमें। आप इसको याद रख सकते हैं और इसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पूरा पढ़ सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे कितना करता है। बाकी अगला क्वेश्चन देख लें। 2023 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, ये COP है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 की मेजबानी कौन सा करेगा। देखिए COP 27 कहाँ पे हुआ था, आपको ये तो पता होना चाहिए था। तो COP 27 आपको 2022 में हुआ है, नवंबर के महीने में। और ये कहाँ पे हुआ था, इजिप्ट के अंदर हुआ था, मिस्र के अंदर। और जो COP 28 अगले साल, मतलब बेसिकली 2023 में इसी साल होगा, ये कहाँ पे होगा आपका, ये होगा आपका UAE में होगा, संयुक्त अरब अमीरात के अंदर होगा। तो 82 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 83 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP की पहली बैठक पूछा है, यानी कि COP 1 की पहली बैठक पूछ रहा है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि जर्मनी के अंदर हुआ था। ये जर्मनी में कहाँ पे वही पूछ लेगा, तो आपको बर्लिन के अंदर हुआ था। तो ये आपको याद होना चाहिए कि जो COP की पहले बैठक हुई थी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कि ये हुई थी बर्लिन में। COP में होता क्या है कि जो आपका पर्यावरण मुद्दा होता है, जलवायु परिवर्तन का जो मुद्दा होता है, इसमें उठाया जाता है। और ये बैठक हर साल कराई जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बैठक होती है ये। तो पहली बैठक आपका जर्मनी के बर्लिन के अंदर हुआ था। और ये कब हुआ था ये पूछा जा सकता है आपसे, तो आप याद रखिएगा 1995 में पहली बैठक COP 1 का हुआ था जर्मनी के अंदर, बर्लिन के अंदर। और उसी के बाद आप देखेंगे कि जो UNFCCC है, मतलब 1994 में इसका गठन कर दिया गया था, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन, क्लाइमेट चेंज का इसका गठन किया गया था। ठीक है, 84 क्वेश्चन को देख लेते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कार्बन ऑफसेट के संबंध में सही नहीं है। तो देखिए कार्बन ऑफसेट के संबंध में क्या सही नहीं है, ये पूछा है। बेसिकली सही है, कार्बन ऑफसेट ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी का श्रेय है। ठीक है, क्योंकि कार्बन ऑफसेट में क्या होता है कि जो ज़्यादा कार्बन उत्सर्जित करता है उसको क्या करना पड़ता है, बेसिकली उनको जुर्माना भरना पड़ता है। कार्बन ऑक्साइड ग्रीन हाउस के गैस उत्सर्जन में कमी का श्रेय है, ये तो सही है। कार्बन ऑक्साइड मात्रा निर्धारित की जाती है और मैट्रिक टन कार्बन ऑक्साइड समतुल्य में बेची जाती है, ये भी सही है, यानी कि उपयुक्त दोनों ऑप्शन इसका सही है। कार्बन क्रेडिट का मुख्य उद्देश्य क्या है। कार्बन क्रेडिट का मुख्य उद्देश्य क्या है, जीवाश्म ईंधनों का उपयोग को बढ़ावा देना नहीं, कार्बन उत्सर्जन को ऑफसेट करने के लिए ये बनाया गया था। बेसिकली जो आपका कार्बन उत्सर्जन होता है उसी को कम करने के लिए कार्बन क्रेडिट का अवधारणा को लाया गया था। तो यानी कि 85 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्बन क्रेडिट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए कार्बन क्रेडिट आपको पता होगा, क्योटो प्रोटोकॉल जो कि 1997 में हुआ था, कहाँ पे, जापान के अंदर हुआ था, इसी में इसकी अवधारणा आई थी कार्बन क्रेडिट की, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, बाकी कार्बन क्रेडिट उन देशों या समूहों को दिया जाता है जिन्होंने ग्रीन हाउस गैसों को अपने उत्सर्जन कोटा से कम कर दिया है, ये भी बिल्कुल सही है। कार्बन क्रेडिट सिस्टम का लक्ष्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की वृद्धि को सीमित करना है, कम करना या सीमित करना, ये भी सही है। और डी ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा समय समय पर निर्धारित मूल्यों पर कार्बन क्रेडिट का कारोबार किया जाता है, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम इसका
मूल्यांकन नहीं करता है। इसके लिए जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज होता है, क्लाइमेट स्टॉक एक्सचेंज होता है, उसी वो क्या करता है कि इसकी खरीद और बिक्री करवाता है। ये ऑप्शन 86 का जो डी है ये आपका सही होगा इसमें। 87 का क्वेश्चन देख लेते हैं, वन्यजीव के अवैध शिकार का वन पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए यह वनों के स्वास्थ्य और विविधता को बढ़ाता है, नहीं स्वास्थ्य को तो खत्म करता है ना, तो ये प्रभाव तो नहीं पड़ता है। ये वनों को स्वास्थ्य और विविधता को कम करता है, हाँ ये बिल्कुल सही है आपका। वनों के स्वास्थ्य और विविधता को क्या करता है, कम, क्योंकि आप अवैध शिकार करेंगे तो वहां पे जितने भी वाइल्ड लाइफ वगैरह हैं वो कम होते जाएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको हमेशा याद रखिएगा कि कार्बन क्रेडिट सूची में भारत की विश्व की रैंकिंग क्या है। तो कार्बन क्रेडिट सूची में जो भारत की रैंकिंग है बहुत ही अच्छे स्थान पे है, वो 8वें स्थान पे है। पिछले बार 52वें या 91वें स्थान के आसपास थी, तो सोचिए आप 51 से सीधा 8वें स्थान पे आया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके अंदर होता क्या है कि आप जितना अच्छा इसमें रैंकिंग करेंगे तो इससे ये पता चलता है कि आप कार्बन उत्सर्जन कितना ज़्यादा कर रहे हैं। तो भारत में कार्बन उत्सर्जन यानी कि CO2 की जो मात्रा है वो कम उत्सर्जित होता है अन्य देशों के मुकाबले में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी और नमी संरक्षण का उपाय नहीं है। देखिए वनीकरण, मतलब वनीकरण का मतलब होता है कि आप और भी पेड़ लगाएंगे, तो और भी पेड़ लगाएंगे तो आप, कहने का मतलब मिट्टी को ही संरक्षित कर रहे हैं, तो ये तो उपाय है। सीढ़ीदार करके, जैसे आप पहाड़ी एरिया है तो वहाँ पर सीढ़ीदार करके खेती करते हैं, तो वो भी एक मिट्टी को संरक्षित करने का उपाय है। वनों की कटाई करेंगे तो कहाँ से संरक्षित होगा, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये कोई भी उपाय नहीं है, यानी कि 89 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिट्टी और नमी संरक्षण उपायों का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मिट्टी और नमी संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है ये पूछ रहा है इसमें। मिट्टी के कटाव को बढ़ाने के लिए नहीं, ये मुख्य उद्देश्य नहीं है। मिट्टी की उर्वरता को कम करने के लिए ये भी नहीं है, क्योंकि मिट्टी की उर्वरता को कम नहीं करते हैं इसमें। मिट्टी और पानी के नुकसान को कम करने के लिए ये बिल्कुल सही है आपका। और मरुस्थलीकरण को बढ़ावा देने के लिए ये भी गलत है, यानी कि 90 का क्या हो जाएगा, सी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विधि मिट्टी और नमी संरक्षण के लिए उपयोग की जाती है। तो देखिए इसमें एक है टेरेसिंग विधि, एक है चेक डैम विधि, स्ट्रिप क्रॉपिंग और उपयुक्त सभी। इसमें देखिए टेरेसिंग विधि को भी यूज़ किया जाता है, चेक डैम को भी यूज़ किया जाता है और स्ट्रिप क्रॉपिंग को भी यूज़ किया जाता है, यानी कि इसके ऑल ऑफ दिस यानी कि उपयुक्त सभी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएंगे। और ये सारी चीज़ें क्या है, यहाँ पे आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लीजिएगा, यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिट्टी और नमी संरक्षण का मुख्य लाभ क्या है। मिट्टी के कटाव में वृद्धि। देखिए मिट्टी और नमी के संरक्षण से क्या होगा बेसिकली, आप वहाँ मिट्टी कटाव में वृद्धि होगी नहीं, मिट्टी कटाव में कमी होनी चाहिए, तो ये तो गलत है। मिट्टी कटाव में वृद्धि, ये भी गलत है। मिट्टी कटाव में कमी होनी चाहिए, इससे मिट्टी के कटाव में कमी होगी और फसल की पैदावार में वृद्धि होगी, तो ये बिल्कुल सही है। 92 का ये उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। 93 देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, वनीकरण का क्या लाभ आपको मिलता है। तो वनीकरण बेसिकली जिसको बोलते हैं एफोरेस्टेशन, इससे क्या लाभ मिलता है आपको। देखिए मिट्टी के कटाव में वृद्धि और मिट्टी की उर्वरता में कमी, नहीं कटाव में वृद्धि नहीं होगी, कटाव में कमी होगी। मिट्टी कटाव में वृद्धि नहीं, इसमें भी नहीं होगा। बेहतर हवा और पानी की गुणवत्ता, वन्यजीव आवास और कार्बन पृथक्करण, ये सारी चीज है। अगर एक ऑप्शन यहाँ पे होता कि मिट्टी के कटाव में कमी और फसल की पैदावार में वृद्धि, तो ये भी बिल्कुल सही उत्तर हो जाता आपका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वनीकरण की तकनीक नहीं है। तो टेक्निकल क्वेश्चन है ये बेसिकली, कौन सा, अब एफोरेस्टेशन के जो मेथड होते हैं, अब काफ़ी सारे मेथड होते हैं, इसमें से कौन सा ये मेथड नहीं है। तो आपको ये बताना है। पहला है सीधा बोना, ये तो आपका टेक्निक है। सोंग्या प्रणाली ये भी है, प्रतिरोपण ये भी है, लेकिन जो निर्वच्छीकरण होता है ये आपकी तकनीक नहीं है बेसिकली। निर्वच्छीकरण क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि निर्वच्छीकरण वनीकरण का ही एक तकनीक, ये बेसिकली कटाई का ही एक विधि है, जहाँ पे आप विशिष्ट क्षेत्र में सभी पेड़ों को एक बार में काट दिया जाता है, तो आप इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा वनीकरण परियोजना को क्रियान्वयन को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। निधिकरण की कमी नहीं, ये तो नहीं होगा। जनता के समर्थन का अभाव, ये भी नहीं होगा। पर्याप्त वर्षा, हाँ ये ठीक है आपका। पर्याप्त वर्षा निम्नलिखित में से कौन सा वनीकरण परियोजना के कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो पर्याप्त वर्षा ये आपका कोई कारक नहीं है, ये आपका सही हो जाएगा। 95 का सी।
इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मुख्य फोकस क्या है? तो इसका मुख्य फोकस आपको बताना है। आप देखिए कौन सा आंसर इसका सही होना चाहिए। शहरीकरण को बढ़ावा देना, नहीं इसका, ये शहरीकरण को बढ़ावा देगा तो फिर इसका मुख्य फोकस तो ये नहीं है। स्थायी कृषि के माध्यम से खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये ठीक लग रहा है, ये आपका होगा। बाकी और ऑप्शन देख लेते हैं। पेड़ों की संख्या बढ़ाना और उगाई जाने वाली फसलों की मात्रा कम करना। नहीं, यहाँ पे पेड़ों की संख्या बढ़ाते हैं लेकिन उगाई जाने वाली फसलों की मात्रा भी बढ़ाई जाती है, ये भी गलत हो जाएगा आपका। पेड़ों की संख्या कम करना और उगाई जाने वाली फसलों की मात्रा वृद्धि करना, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे पेड़ों की संख्या भी बढ़ाई जाती है, दोनों बढ़ाई जाती है, पेड़ों की संख्या और फसलों की भी मात्रा बढ़ाई जाती है। तो यानी कि ये सही हो जाएगा, स्थायी कृषि के माध्यम से खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना। वन बस्तियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, वनों की कटाई को प्रोत्साहित करना, नहीं ये मुख्य उद्देश्य नहीं है, आप वहाँ को उनको प्रोत्साहित नहीं कर सकते हैं। वन क्षेत्रों में स्थायी मानव समुदाय की स्थापना करना, हाँ ये ठीक है बिल्कुल, क्योंकि वन वस्तुओं में क्या होता है कि जो वहाँ के आदिवासी होते हैं, जो आपका संरक्षित वन और आरक्षित वन होता है, वहाँ के जो आदिवासी वगैरह होते हैं, जो वहाँ से जुड़े लोग होते हैं, उनकी उन समुदायों को वहाँ पे स्थापना करना, उनको अस्थायी कृषि करवाना और वहाँ जंगलों से उनको जोड़ना, ये इसका काम है, मेन उद्देश्य ये है। शहरीकरण को बढ़ावा देना ये भी नहीं होगा, यानी कि 98 का बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होगा। 99 क्वेश्चन देख लेते हैं। किस प्रकार की पहल का उद्देश्य वन बस्तियों के विकास के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना है? इसके लिए जो वन बस्तियों का विकास होता है, ये कौन सा विकास बोर्ड देखता है इसको? तो ये आप याद रखिएगा, इसको राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड, ये इसको देखता है वन बस्तियों के विकास को। आज के सीरीज का पार्ट 3 का लास्ट क्वेश्चन है ये बेसिकली, उसके बाद हम दूसरे साथ सीरीज में बात करेंगे। देखिए, राष्ट्रीय वनीकरण और पर्यावरण विकास बोर्ड की स्थापना भारत द्वारा कब की गई थी, ये पूछ रहा है आपका, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी, तो आप इसको याद रखिएगा कि 1992 में की गई थी। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, क्योंकि 1992 में आपका प्रोजेक्ट एलिफेंट आया था, आप वहाँ से भी इसको याद रख सकते हैं कि प्रोजेक्ट एलिफेंट के टाइम पे ही आपका राष्ट्रीय वनीकरण और पर्यावरण विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1992 में की गई थी। तो कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, कोई भी सुझाव है तब भी आप बताइएगा, और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है तो आप उसको कमेंट जरूर करिएगा। और मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।